गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा वितान का पहला लेसन सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग वितान जो हमारी जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है वितान, वितान का यह पहला लेसन है। जिसका नाम है, देखिए, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और यह बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी, इसके जो रचयिता है, लेखक जो है, लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। चूँकि यह बहुत ही लंबी कहानी है, सो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो आप लोग घर पे इसको रीडिंग कर लीजिएगा और इसका सारांश मैं आप लोग के सामने जो है वह प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सारांश से आपको पूरी कहानी जो है आपको समझ में आ जाएगी कि इस कहानी में क्या बताया गया है, इस कहानी का मुख्य जो है विषय क्या है। सो आप लोग पूरी जो स्टोरी है सिल्वर वेडिंग की, पूरी स्टोरी आप लोग लाइन बाय लाइन घर से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से कोई समस्या नहीं होगी। अब आते हैं चर्चा करते हैं पाठ पर। पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग, लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी जी। यह जो कहानी है सिल्वर वेडिंग नाम से आप परिचित है, यानी विवाह की 25वीं वर्षगांठ, विवाह की 25वीं वर्षगांठ यानी सालगिरह को सेलिब्रेट करने के संदर्भ में कि किस किस प्रकार की क्या बातें होती हैं, तो इसको ध्यान में रख करके पाठ का जो शीर्षक निर्धारित किया गया नाम है सिल्वर वेडिंग। इसका जो मूल जो विषय है कहानी का वह यह है कि इसमें 2 पीढ़ियों के अंतराल की कहानी बताई गई है। जो पुरातन पीढ़ी के लोग हैं उनके कुछ आदर्श होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण कुछ संस्कार होते हैं। उन संस्कारों को, उन मूल्यों को वो चाहते हैं कि जो आधुनिक पीढ़ी है उसको उसी तरह से फॉलो करे, जिस तरह से आज तक सामाजिक ढांचा बना, पारिवारिक ढांचा बना आया है, उसी तरह से आगे भी इस परंपरा का निर्वाह होता रहे। और जो आधुनिक पीढ़ी जो है वह उन विचारधाराओं को, जो पुरातन पीढ़ी की जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को, उन संस्कारों को रूढ़िवादी बताकर, दकियानूसी बताकर, खराब बताकर, उनके विकास में बाधक बता करके उन जो परंपराएं हैं, वो जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को स्वीकार करने को वह कतई तैयार नहीं होती। तो इस प्रकार 2 विचारधाराओं में हमेशा संघर्ष होता रहता है। एक पुरातन पीढ़ी के लोग अपनी विचारधाराओं पर अड़े हैं, एक जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं वे लोग अपनी विचारधाराओं पर अड़े रहते। तो इस प्रकार आपस में संघर्ष जो है वह चलता रहता है। तो इन्हीं संघर्षों को लेकर के यह जो कहानी है वह लिखी गई है। कई स्थानों, हर स्थान पे लगभग आपको पीढ़ियों के अंतराल के आपसी मनमुटाव का जो विषय है वो आपको स्पष्ट होगा। सो हम कहानी का आरंभ करते हैं। कहानी का आरंभ जो है, यह सबसे पहले यह जो इसके लेखक हैं, वितान का यह पहला लेसन है, नाम है सिल्वर वेडिंग। इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। इस पर कुछ आधारित जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पूरी कहानी में वर्णित है, इसी पर आधारित कहानी वर्णित है। इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कथानक का प्रारंभ कैसे होता है, यशोधर बाबू के ऑफिस का क्या, कहां से कहानी शुरू होती है, 1 बाय 1 स्टेप वाइज हम इसको फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कथानक का प्रारंभ। तो यह जो है सिल्वर वेडिंग कहानी है और यह मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित कहानी है। मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित यह जो कहानी है, इसके जो मुख्य पात्र हैं, यानी मुख्य जो नायक है, उनका नाम है वाईडी पंत। वाईडी पंत यानी इनको जो है यशोधर बाबू के नाम से सब लोग जानते हैं। वाईडी पंत इनका नाम है, इनको जो यशोधर बाबू के नाम से ये लोग इनको जो है लोग जानते हैं। यह कौन है? यह सेक्शन ऑफिसर, यह जो एक ऑफिस में कार्य करते हैं, सेक्शन ऑफिसर, अधिकारी पोस्ट पे उनकी जॉब है। तो सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन किया गया, यानी इसमें यशोधर बाबू के विवाह के 25वीं वर्षगांठ यानी 25वीं शादी की सालगिरह का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ये कहानी का यहाँ से
यहाँ से कहानी का उद्भव होता है, प्रारंभ होता है। अब आते दृश्य। कथानक का जो प्रारंभ होता है उसका पहला दृश्य क्या है? यशोधर बाबू के ऑफिस का दृश्य। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार जो है जब सेट शुरू होता है तो किस प्रकार वह दिखाया जाता है कि वहां पर ऑफिस में कौन कौन लोग हैं, किस प्रकार से आपस में बैठे हैं, किस प्रकार से चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं। ये सारा दृश्य जो है आपको कहानी के दौरान आपको स्पष्ट होगा। यशोधर अपने विभाग के सेक्शन ऑफिसर हैं। जिस ऑफिस में कार्य करते हैं वो सेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। जो उनका जो रूटीन है, इनका जो डेली रूटीन है वो समय पर आना, नियत समय पर आना और नियत समय पर जाना। इनका जो व्यवहार है, थोड़ा उनका व्यवहार रूखा है। रूखा क्यों? क्योंकि वह पूर्णतः अनुशासित हैं। वह अनुशासन का पालन करते हैं और लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वह भी बिना किसी समस्या के वह भी नियत समय पर आए और अनुशासन का पूरी मनोयोग के साथ अनुशासन का पालन करें। तो जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करना चाहते तो उनके लिए यह समस्या का विषय होता है। तो उनके लिए ऐसा लगता है कि यह जो है इनका व्यवहार थोड़ा ये रूड है, थोड़ा व्यवहार इनका उग्र है, या कह सकते हैं इनका व्यवहार जो रूखा व्यवहार है यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो इनके व्यवहार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह समय के बहुत पंक्चुअल है। समय से आना, समय से जाना, नियत समय पे वो अपना हर कार्य करते हैं। उनके इसका परिणाम क्या होता है? उनके कारण जैसे वो करते हैं तो उनको उनके साथ जो उनके सहकर्मी है, सहकर्मचारी हैं, या उनके अंडर में जो लोग हैं उनको भी ना चाहते हुए भी समय का ध्यान देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब बॉस समय पे आएगा, समय से जाएगा तो उनके अंडर में कार्य करने वाले लोगों को भी समय का ध्यान करना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग उनसे, कभी कभी कुछ लोग खुश रहते हैं, कभी कभी कुछ लोग उनसे चिढ़ते भी रहते हैं। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही थोड़ा सा रूखा हो, थोड़ा सा कड़वा हो, थोड़ा सा दुख, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, किसी का कार्य अच्छा नहीं लगा तो हो सकता है अधिकारी होने के नाते कुछ डांट डपट दे तो रूखा व्यवहार हो सकता है। परंतु जैसे जैसे जब ऑफिस का समय समाप्त होता है, शाम को जब घर जाते हैं तो उनके व्यवहार में है कि माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए वह थोड़ा सा हास्य परिहास, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा चुटकुले, थोड़ी कहानियां, कुछ ऐसा कहते हैं ताकि दिन भर की थकान, दिन भर का जो रूखापन था, दिन भर का जो अनहेल्दी माहौल था वो थोड़ा शांत हो सके, सौम्य हो सके और हम ऑफिस के टेंशन ऑफिस में ही छोड़ के जाएं, घर हम ऑफिस की टेंशन लेकर के ना जाएं। तो इस प्रकार जो है वह उनके व्यवहार में था कि जाते जाते ऑफिस से शाम के समय निकलते निकलते वो माहौल को हल्का करना जानते थे। और उन्हें यह जो माहौल को हल्का करने की जो यह उनके व्यवहार में जो ये आदत में उनके शुमार हुई, यह परंपरा उनके उच्च अधिकारी, उनसे जो बड़े अधिकारी थे, जिनके संरक्षण में यशोधर बाबू जो है अपने छोटे पद से, बाबू के पद से जैसे कैसे कैसे आगे बढ़ते हुए वो सेक्शन ऑफिसर बने, सो उनके संरक्षण में, उनके गाइडेंस में वह थे। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था जो कृष्णानंद। सो कृष्णानंद इनका नाम था। इनको किशनदा लोग कहते थे। तो इनका जो मूल रूप से जो पूरे पाठ में आपको नाम दिखाई देगा वह है किशनदा। ठीक है, ये कृष्णानंद का ही जो है दूसरा नाम है किशनदा। तो पूरे व्यवहार, तो जो भी आपको यशोधर बाबू का व्यवहार मिलेगा पूरे पाठ में, कहीं ना कहीं वह व्यवहार जो है वह किशनदा के व्यवहार से प्रभावित है। उनका व्यवहार, जो भी बात करने का स्टाइल है, टोन है, जो कुछ भी है, उनका समय पर चलना, समय पे जाना, नियत समय पे आना, ये सब कुछ जो है वह किशनदा के व्यवहार से प्रभावित है। तो या आप कह सकते हैं कि किशनदा के मानस पुत्र के रूप में यशोधर बाबू को जाना जाता है। यशोधर बाबू जो है किशनदा के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र हैं। कौन है? किशनदा। सॉरी, किशनदा नहीं, यशोधर बाबू।
ठीक है, यशोधर बाबू जो है यह उनके मानस पुत्र हैं, कृष्णानंद के मानस पुत्र हैं। जो भी व्यवहार, जो भी उनका आचरण, जो भी आप देखेंगे पूरी कहानी में उनको, वो उन्हीं से प्रभावित जो है वह दिखाई देते हैं। तो उन्हीं से उन्होंने सीखा था, अपने सीनियर ऑफिसर से ही यशोधर बाबू ने सीखा था किस प्रकार जो है ऑफिस के टेंशन ऑफिस में छोड़ करके माहौल जितना भी रूखापन व्यवहार में रहा सुबह से लेकर शाम तक, जाते जाते उसको थोड़ा हल्का करके माहौल को एकदम शांत करके जो है, शांत मतलब थोड़ा सा उसमें जो उबाऊपन था उबाऊपन को हल्का करके, मतलब ऑफिस के टेंशन ऑफिस में छोड़ करके जाए। यह यशोधर बाबू के व्यवहार में, ये बर्ताव में जो उनका है, तो यह सीख उन्हें किसनदास से प्राप्त हुई थी। तो वह इसी परंपरा का वह निर्वाह जो है वह निरंतर करते रहते थे। तो हल्का फुल्का बनाने के लिए वो थोड़ा बहुत आपस में हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, थोड़ी सी क्या कहते हैं चुटकुले सुनाना, थोड़ा सा आपस में हास्य विनोद करना करते रहते थे। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्ढा, उनके वहाँ ऑफिस में एक काम करने वाला एक और काम करते थे, तो असिस्टेंट थे, असिस्टेंट ग्रेड पे काम करते थे, लिपिक बाबू थे। तो चड्ढा उनका टाइटल है, चड्ढा। चड्ढा की धृष्टता मतलब जो यशोधर बाबू है ये कहीं सीनियर थे, तो उनकी पीढ़ी, उनके विचार थोड़े परिवर्तित थे, और चड्ढा जो है आज के आधुनिक युग के जो है जिस विचारधारा के है उनको जो है उनकी अगुवाई करते थे। तो कई बातें ऐसी चीजें होती थी जो धृष्टता पूर्वक, जो चड्ढा थे वो उनका जो धृष्टता पूर्वक व्यवहार था वह यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। जो चड्ढा जी का जो व्यवहार था, वह व्यवहार भले ही उनके लिए, चड्ढा के लिए या आज के परिवेश के लिए, आज के समाज के लिए वो सामान्य बात हो, कोई विशेष बात ना हो, लेकिन चड्ढा का जो व्यवहार था वह यशोधर बाबू के लिए कहीं ना कहीं वह धृष्टतापूर्ण व्यवहार जो है वह लगता रहा और वह अनदेखी करते रहते थे। यही बातचीत से मालूम होता है कि आज के ही दिन 25 वर्ष पूर्व यशोधर बाबू की शादी हुई थी। मतलब कहते कि यही पहला दृश्य प्रारंभ होता है और इसी बातचीत के दौरान पता चलता है कि आज के ही दिन, आज का जो दिन है उसी दिन जो है, जिस दिन वो वार्तालाप हो रही उसी के दिन यशोधर बाबू का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस हिसाब से उनकी 25वीं वर्षगांठ, शादी की 25वीं वर्षगांठ ठहरती है। तो इसको लेकर के यह पहला दृश्य होता है। नेक्स्ट, कार्यालय में चर्चा का विषय। तो जब सब लोग जान जाते हैं कि आज जो है यशोधर बाबू का सिल्वर वेडिंग है, तो उसके लिए उत्साह का माहौल होता है, चर्चा पर चर्चा होती है, तो उस संदर्भ में बातें होती हैं। यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी यानी उनके जो पहले जो अधिकारी थे, यानी कृष्णानंद यानी किशनदा, पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा का स्मरण हो आया। जब लोग वहां पर ऑफिस में लोग चर्चा कर रहे थे कि आज इनका यशोधर बाबू का सिल्वर वेडिंग है, तो उस विषय में कृष्णानंद का स्मरण, यशोधर बाबू को कृष्णानंद का स्मरण हो आता है और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए हुए स्मृतियों में खो गए। चड्ढा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से अचानक यह वाक्य निकल आया। क्योंकि चड्ढा थोड़ा मुखर स्वभाव के थे, तो वह अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ, बेबाकी के साथ सबके सामने कहने में संकोच नहीं करते थे। तो बड़े ही बेबाक ढंग से उन्होंने बात की। तो बाद में पता चला कि इनका जो है विवाह आज ही के दिन हुआ था, तो उसमें पार्टी की मांग करना कि कुछ खर्च बर्च करे, तरह तरह की बातें वहां पर होती रहती हैं। तो उसी संदर्भ में उन्हें स्मरण हो आता है, यशोधर बाबू को स्मरण हो आता है किशनदा का, कि किशनदा किस तरह से बातें करते थे, किशनदा किस प्रकार उत्सवों को सेलिब्रेट करते थे, क्या क्या चीजें होती थी, वो सारा स्मरण हो आता है। तो वह जो चड्ढा है, चड्ढा से कहते हैं, नाउ लेट मी सी, I was married on 6th February 1947. Now let me see. I was married on 6th February 1947. 6th February यानी 6 फरवरी 1947 यानी 1947। तो यह सेम वाक्य जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा।
तो उन्होंने अपना बताया कि हाँ ये मेरा जो विवाह का प्रसंग चल रहा था, उसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि मेरा विवाह इस दिन हुआ था। तो वहाँ के जो बाबू लोग थे, ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। यशोधर सिल्वर वेडिंग को गोरे साहब के चोचले बताते हुए, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्ढा व मेनन चाय मट्ठी लड्डू की मांग करते हैं। मतलब होता क्या है कि जब लोगों को पता चलता है कि आज इनकी शादी की सालगिरह है, तो लोग उनसे फरमाइश करते हैं कि चाय पिलाइए, लड्डू खिलाइए, मट्ठी खिलाइए, मठरी खिलाइए, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ इतना बड़ा आपके लिए एक उत्साह जैसा माहौल है, एक अच्छा शुभ दिन है, तो आप इसके लिए सेलिब्रेट करिए। तो यशोधर बाबू चूंकि उनकी विचारधाराएं पुरातन विचारधाराएं, तो वह इन सबको सिल्वर वेडिंग को सेलिब्रेट करना कोई बड़ी बात या वह तो प्रमुखता नहीं देते हैं। वो कहते हैं यह सब अंग्रेजों के चोचले हैं, जब से अंग्रेज आए तब से इन सब उत्सवों को सेलिब्रेट किया जाने लगा, और सेलिब्रेट किया जाने लगा, और उसका जो सेलिब्रेट करने का तरीका है वो उसमें भी बदलाव आया। आप देख सकते हैं केक काटना हुआ, उत्सव को किस तरह से ग्रैंड लेवल पे करना, इसी के यशोधर बाबू की विचारधारा थी कि उस दिन को सेलिब्रेट करिए, लेकिन दान दक्षिणा दे करके, किसी की मदद करके, किसी के लिए सहायता करके, कुछ अच्छा मंदिर में जा करके कुछ दान इत्यादि करिए, वह इन सब मान्यताओं को लेकर के साथ में रखते थे। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी को उसको शोर शराबा जो है उस तरह से जो उत्सव की तरह बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने के आकांक्षी हैं। सो वह कहते हैं कि सब उनको फोर्स डालते हैं, दबाव डालते हैं कि आप जो है हम लोगों को चाय पार्टी दीजिए, लड्डू खिलाइए, मठरी खिलाइए, तरह तरह की फरमाइश होने लगती है। तो वह यही बात कहते हैं कि नहीं, ये सब हम नहीं मानते, और शादी के सालगिरह और इस सिल्वर वेडिंग, इस त्योहार या इस शुभ घड़ी को इस तरह से मनाने के जो तरीके हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और लेकिन यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपए तो दे देते हैं, किंतु इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। यशोधर बाबू का यह तकिया कलाम है। तकिया कलाम मतलब वो हैबिचुअल है, वो हर जो वाक्य का उनका तीसरा वाक्य होता है, तो उस तीसरे वाक्य में समहाउ इम्प्रॉपर, मतलब जो भी बातें हो रही है यह एप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है, समुचित नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें संशोधन की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, इसको एज इट इज नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है भले ही हो रहा है, भले ही आज के दौर में ठीक हो, समाज उसको मान्यता दे, समाज उसको अच्छा कहे, लेकिन मेरे हिसाब से, यानी यशोधर बाबू के हिसाब से, वो दैट सिचुएशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। तो वो कहते हैं कि पैसा और निकाल के दे देते हैं, लेकिन कहते 10 रुपए निकाल के दे देते, 10 रुपए उस समय की बात है, तो 10 रुपए बड़ा अमाउंट था, 10 रुपए दे देते हैं, और सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। पैसा दे देते हैं, लेकिन वह उस सिल्वर वेडिंग समारोह में, मतलब जो चाय पार्टी थी, उस चाय पार्टी में वो शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह परंपरा, सिल्वर वेडिंग मनाने की जो परंपरा है, वह परंपरा उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, इसलिए वह तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। लोग उनको इंसिस्ट करते हैं कि आइए, यही जो ऑफिस में चर्चा का विषय था, आइए, और अरे आपका मतलब सिल्वर वेडिंग है, आप ही नहीं रहेंगे तो कैसा लगेगा। बहुत लोग इंसिस्ट करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, ये लीजिए 10 रुपये और लेकिन मैं इस परंपरा को मैं फॉलो नहीं करता, सो मुझे यह कहीं ना कहीं समहाउ इम्प्रॉपर लगती, तो मैं इसमें शामिल नहीं रहूँगा। सो इस प्रकार वह शामिल नहीं होते, पैसे दे करके वह चले आते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय के उपरांत यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम। उनका नियम है कि रोज सुबह नियत समय पर ऑफिस जाते हैं और नियत समय पर वो ऑफिस से निकलते हैं, और उसके बाद 5 बजे उनका ऑफिस छूटता है, लेकिन 5 बजे के बाद भी वो ऑफिस से घर पहुंचते पहुंचते उनको 8 बज जाता है। यह भी परंपरा उन्होंने कृष्णदास से अपने जीवन में उतारी थी। सो इस प्रकार 5 बजे की छुट्टी और 3 बजे के 5, 6, 7, 8, ये जो 3 घंटे का समय था, उस प्रकार वह व्यतीत करते। तो कहाँ व्यतीत करते?
ऑफिस के बाद का यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम। पूरा दिन वो क्या करते हैं यशोधर बाबू? यशोधर बाबू बॉयज सर्विस के अपने बारे में बताते हैं कि जब वो शुरू से, जब उनका प्रारंभ हुआ था, मतलब जब से उन्होंने नौकरी पाई, तब से उन्होंने छोटे पद से लेकर के आज वह सेक्शन ऑफिसर इस पद तक पहुंचे हैं। तो उस उनकी तरक्की में कहीं ना कहीं कृष्णानंद का यानी किशन दाह का बहुत हाथ है, बहुत सहयोग मिला है, बहुत मार्गदर्शन मिला है, बहुत संरक्षण मिला है, बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने सम्मान दिया है। तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर्श कौन है? यशोधर बाबू के आदर्श कौन है? उनके आदर्श हैं उनके पूर्ववर्ती अधिकारी। पूर्ववर्ती मतलब उनके पहले के जो उनसे सीनियर जो अधिकारी थे वह थे किशन दाह। वह किशन दाह के पूरे व्यवहार की वह कॉपी है यशोधर बाबू। तो उनका पूरा वह अनुकरण करते हैं। इसी अनुकरण के संदर्भ में किशन दाह के मार्गदर्शन में आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यशोधर जी किशन दाह के समान ही सिद्धांतों के धनी है। जिस प्रकार कृष्णानंद अपने सिद्धांतों के, अपने प्रिंसिपल के, अपने रीति रिवाज के, अपने आदर्शों के धनी थे, जिसको उन्होंने एक बार आदर्श बना लिया, सिद्धांत बना लिया, उसको मरते दम तक फॉलो करते थे। यही परंपरा का निर्वहन जो है यशोधर बाबू भी अपने जीवन में कर रहे थे। जिन परंपरा को उन्होंने बना लिया, जो नियम अपने जीवन में ढाल लिए, उसको पूरा जीवन निभाते थे। ऑफिस के बाद वे उनका नियमित कार्यक्रम क्या था? दैनिक कार्यक्रम। ऑफिस गए, ऑफिस से जब छूटते थे वो प्रतिदिन बिड़ला मंदिर, दिल्ली में स्थित एक बिड़ला मंदिर है, वो मंदिर जाते थे। वहां बैठकर कुछ समय वो प्रवचन सुनते थे, साधु सन्यासी पंडित जी इत्यादि द्वारा दिया गया प्रवचन जो जीवन की सार्थकता को बताता है। तो वो वहां बैठ करके प्रवचन सुनते थे, स्वतः ध्यान लगाते थे, योग इत्यादि करते थे, ध्यान लगाकर ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करते थे। और घर से ऑफिस वहां से पहाड़गंज निकल जाते थे, स्थान का नाम है पहाड़गंज, निकल जाते थे, जहां से साग भाजी खरीदते थे। लोगों से आपस में जो लोग भी उनसे मिलते जुलते जाते थे, हाय हेलो होते जाता था, नमस्ते इत्यादि होते जाता था। और फिर वहां से वह पैदल जो है वहां से घर तक की यात्रा जो है वह पैदल करते थे। तो इस प्रकार जो है वह 5 बजे भले छूटते थे, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते जो उनका समय था वह पूरा समय जो है वह 8 बज जाता था। तो यह उनका डेली रूटीन था। कार्यालय से, ऑफिस से वो 5 बजे छूटते थे। ऑफिस के बाद वह बिड़ला मंदिर जाते थे, बिड़ला मंदिर में प्रवचन करना और जो है ध्यान लगाना, योग इत्यादि करना, ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना, फिर पहाड़गंज जाना, रास्ते में सब्जी इत्यादि लेते हुए लोगों से मिलना जुलना करते, हाय हेलो होते, नमस्ते दुआ सलाम बंदगी करते हुए पुनः वापस आते थे। तो यहाँ पूरी यात्रा जो वह पैदल करते थे। तो इस प्रकार उनका जो समय था वो समय कब बीत जाता था उनको पता नहीं चलता था। तो समय जो रहता था उनका 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, वह निकलते थे 5 बजे ऑफिस से और पहुंचते थे रात को 8 बजे। यह उनकी दैनिक रूटीन थी। अब बारी आती है, अब उनको किन किन संदर्भों में किशन दाह की याद आ जाती है, उसका जिक्र जो है वह कहानी में बड़े ही रोचक अंदाज में लेखक ने, मनोहर श्याम जोशी ने बड़े ही अच्छे अंदाज में करने का प्रयास किया। किस प्रकार किन किन संस्मरणों में लेखक को जो यशोधर बाबू हैं, किन किन संस्मरणों में यशोधर बाबू को किशन दाह की याद आती है। आज यशोधर जी जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे, मतलब एक दृश्य का वर्णन करते कि जब ऑफिस से निकलकर आज के दिन, जिस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, निकलते हुए जाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि वह एक उनकी निगाह एक अहाता, एक बड़ी सी फील्ड जैसा था, अहाते में पड़ी, जिसमें कभी किशन दाह 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब 6 मंजिला मकान बन गया है। मतलब जहाँ क्वार्टर उनका किशन दाह का, कृष्णानंद का जहाँ पहले क्वार्टर रहता था, अब उस क्वार्टर को तोड़कर बड़ी सी कई मल्टी स्टोरी जो है वह बिल्डिंग बन गई है। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पराड़ा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है। और
वे यहीं जमे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यहीं शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलॉट कर लिया। किसनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यह जो मल्टी स्टोरी बनाने की जो परंपरा है, जो फ्लोर वाइज जो डिवाइड किया जाता है, तो वह उन्हें अच्छी नहीं लगती कि लोग एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते, एक दूसरे से आना जाना बहुत संपर्क कम हो पाता है। और सबसे मूल बात यह थी कि जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान पर किसनदा की यादें थी। उन यादों को यशोधर बाबू भूलना नहीं चाहते थे, उन यादों के सहारे जीना चाहते थे। यही कारण है कि उनको जब अच्छे जगह पे उनके प्रमोशन के अकॉर्डिंग उनको जब रूम अलॉट किया गया, जिनको घर अलॉट किया गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और जब जिस घर में वो रहते थे, जब वह घर तोड़ा जाने लगा, मतलब जो सरकारी क्वार्टर जब तोड़ा जाने लगा, फिर से बिल्डिंग बनाने की बात कही गई, तो उस समय उन्होंने जो भी बचे हुए मकान थे उसमें एक घर था अपने नाम से अलॉट करा दिया। उसके पीछे मूल कारण यही था कि पहली बात तो वह इस तरह की परंपरा को उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मतलब बिल्डिंग तोड़ करके तो बहुमंजिली इमारत बनाना, कि जहाँ अपनी छत ना हो, अपना आधार ना हो, अपनी जमीन ना हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कृष्णानंद के यादों को वह भूलना नहीं चाहते थे। कृष्णानंद के स्मरण में ही पूरा जीवन, उनकी ही छत्र छाँव में पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, इसलिए वह यह नहीं भूलना नहीं चाहते हैं। किसनदा की याद आते ही यशोधर सोचते हैं यह अच्छा नहीं रहता कि किसनदा ने शादी नहीं की थी, तो उनको याद करते हुए कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि यदि मैंने भी शादी नहीं की होती, उन्हीं की तरह मैं भी अपना पूरा जीवन निर्वाह करता। लेकिन उनको याद आता है कि जब जिस पर किसनदा ने विवाह नहीं किया था, तो यही कारण था कि उनका जो बुढ़ापा था, यानी जो अंत समय था, वह अंत समय बहुत सुखद नहीं था। किसनदा का जो अंत समय था वह बहुत सुखद नहीं था। क्यों? क्योंकि विवाह उन्होंने किया नहीं था, उनका अपना परिवार था नहीं, उनके बच्चे थे नहीं। तो यही कारण था कि उनके अपने सहयोगी ही उनको रूम देने से, अपने घर रखने से हिचकिचाते थे। तो जब वो रिटायर हो गए तो उनको छोड़ करके पुनः अपने गांव जाना पड़ा। और किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई इसकी भी किसी ने जानने की कोई परवाह नहीं की। उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हो गई, कि किसी को इस घटना के विषय में पता ही नहीं कि किसनदा की मृत्यु कैसे हुई। सो लोग सामयिक मान के समय के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई होगी। सो यह तथ्य यही सामने निकल के आता है कि किसनदा की मृत्यु का कारण जो है, जो हुआ होगा से हो गई, क्योंकि किसी ने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया, ना ही कोई। भले ही किसनदा ने अपने पूरा जीवन में बहुत लोगों का सहयोग किया, जिसमें एक यशोधर बाबू स्वतः थे, लेकिन बहुत लोगों के सहयोग करने के उपरांत भी किसी ने भी किसनदा का सहयोग करने का प्रयास नहीं किया। इवन यहाँ तक जानने का भी प्रयास नहीं किया कि किसनदा का बुढ़ापा किस प्रकार व्यतीत हुआ, उनका जीवन की मृत्यु किस तरह से व्यतीत हुई। सो इस प्रकार यशोधर बाबू मन ही मन विचार करते हैं कि विवाह करना भी जीवन के लिए एक अनिवार्य आवश्यक तत्व है। अगर विवाह नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत सी समस्याएं होगी, और ऐसे ही किसनदा की तरह जो हुआ होगा से लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो विवाह नहीं करते, घर नहीं बसाते, परिवार नहीं जिनका होता, तो उनकी मृत्यु जो है जो हुआ होगा से होती है। सो आज यहाँ तक हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी। यहाँ तक स्टोरी आपके बुक में दी हुई है और इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको बुक में भी प्रश्न मिल जाएंगे, नेट पे भी ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। सो सबसे पहले आप रीडिंग करिए ध्यान से, देखिए दिया हुआ है, पूरे पाठ की रीडिंग करके और ये जो पॉइंट वाइज तैयार करके और प्रश्नोत्तर अपने शब्दों में लिखने। इसका सारांश पहले अपने शब्दों में लिखिए, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर जब पीडीएफ देंगे तो आप अपने कॉपी में इन प्रश्नोत्तर को लिख लीजिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी पीडीएफ दिया जा चुका है उसको लिख करके, कॉपी में लिख करके, उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के आभा त्रिपाठी नाम से जो व्हाट्सएप आप जो नंबर है पोर्टल पे, वहां से ले करके आप पीडीएफ बना के मेरे नंबर पे सेंड कर देंगे। थैंक यू।